हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस पे जो क्वेश्चंस हैं हमारे आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरली ट्रिक बेस्ड होंगे। बेसिक अगर हमारा क्लियर है डिविजिबिलिटी से और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की जो हमारी टाइप है टाइप जी, देखिए इसमें हम क्या कह रहे हैं, इफ रिमाइंडर फॉर ए ग्रेटर डिवाइजर इज आर, यानी अगर कोई ग्रेटर डिवाइजर है और उसका रिमाइंडर आर है तो देन द रिमाइंडर फॉर स्मॉलर डिवाइजर डी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली डिवाइडिंग आर बाय डी। यानी जो सिंपली जो डिवाइजर रिमाइंडर होगा आर, उसको हम डी से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू नहीं है। ये रिजल्ट कब ट्रू है, जब इस टाइप की हमारे पास कंडीशंस गिवन होंगी, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा हमारे पास, तो उस केस में अगर ग्रेटर डिवाइजर के लिए रिमाइंडर गिवन है तो जो स्मॉलर डिवाइजर होगा उसके लिए हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाएंगे डायरेक्ट। कैसे कि जो ग्रेटर डिवाइजर के लिए रिमाइंडर आर होगा उसको डी से डिवाइड करके। लेकिन इसके लिए क्या कह रहे हैं, द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई टू डिफरेंट डिवाइजर, मतलब जो नंबर होगा वो सेम नंबर होगा, जो क्या होगा टू डिफरेंट डिवाइजर से डिवाइडेड गिवन होगा, सच दैट वन डिवाइजर इज ए मल्टीपल ऑफ द अदर डिवाइजर। यानी ये जो कंडीशन है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो वन डिवाइजर होगा वो मल्टीपल ऑफ अदर डिवाइजर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो लार्जर डिवाइजर या ग्रेटर डिवाइजर होगा, ग्रेटर डिवाइजर जो होगा वो इस स्मॉलर डिवाइजर का मल्टीपल होगा। जो ग्रेटर डिवाइजर होगा वो स्मॉलर डिवाइजर का मल्टीपल होगा। या ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलर डिवाइजर होगा जिससे डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा स्मॉलर डिवाइजर, वो डिवाइजर जो होगा पहले जो डिवाइजर गिवन होगा उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो रिमाइंडर फॉर ग्रेटर डिवाइजर इज नॉन। जो ग्रेटर डिवाइजर के लिए, जैसे यहाँ हमने कहा कि ग्रेटर डिवाइजर के लिए रिमाइंडर क्या है आर, तो जो ग्रेटर डिवाइजर है उसके लिए हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, नॉन होना चाहिए, मतलब गिवन होना चाहिए। तो टू फाइंड द रिमाइंडर फॉर द स्मॉलर डिवाइजर, और जो स्मॉलर डिवाइजर है उसके लिए रिमाइंडर अगर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो पहले हमारे पास रिमाइंडर था आर उसी को हम सिंपली डी से डिवाइड कर दें तो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 56, यानी अगर किसी नंबर को 56 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है 21। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लो सपोज मेरे पास नंबर n होता, n नंबर है, और अगर मैं इसको 56 से डिवाइड करता हूं तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मतलब जो नंबर है जिसको हम डिवाइड करके रिमाइंडर वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नंबर जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है हमारे पास 56। मान लो हमने n को 56 से डिवाइड किया और सपोज कोशेंट क्या है q है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या गिवन है हमारे पास 21, रिमाइंडर क्या गिवन है 21। तो ये कहा गया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। यानी ये जो सेम नंबर है n, इस n को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जनरली क्या लगता है कि इसमें से मैं 4 वाला जो पार्ट कॉमन आता है वो ले लूं और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा, लेस देन 4 होगा। तो ये जो 21 है, इस 21 को मैं चाहूंगा कि लेस देन 4 में कन्वर्ट हो जाए, और तब है ये पार्ट जब मुझे पता है कि ये जो 56 है, ये 56 क्या है, डिविजिबल बाई 4, मतलब 56 क्या है 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब मैं इसको इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 56 क्यू प्लस 21 है, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस 1, 21 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 1, यानी 4 का मल्टीपल प्लस लेस देन 4 वैल्यू। ताकि मैं क्या कह पाऊँ, यहाँ से जो आप देख रहे हो मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, 4 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 14 इंटू 4 56 होता है, 14 क्यू प्लस 5 प्लस 1। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर n है, अगर हम इस n को, अगर हम इस n को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 इंटू 14 क्यू प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और अगर हम ये रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये 4 की मल्टीपल है।
तो 4 का मल्टीपल है तो ये हमारे पास रिमाइंडर में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। तो 0 + 1 यानी 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। लेकिन ये तो हमने सिंपल वे में, जो डायरेक्ट वे होता है उससे किया। लेकिन जो अभी हमने टाइप की थी उस टाइप में हमने क्या कहा था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या है, लार्जर डिवाइजर या ग्रेटर भी कह सकते थे, लार्जर डिवाइजर है। और ये जो 4 से, जिसको मैंने 4 से डिवाइड करना था, ये 4 क्या है, स्मॉलर डिवाइजर। 56 लार्जर डिवाइजर है, 56 से डिवाइड करके, और रिमाइंडर आर ये मेरे पास गिवन है। लास्ट जो टाइप है उसमें हमने यही कहा था कि हमारे पास जो लार्जर डिवाइजर है वो इस 4 से डिविजिबल, स्मॉलर डिवाइजर से डिविजिबल होना चाहिए। और आप देख रहे हो 4 जो है वो 56 को डिवाइड करता है, और साथ में जो लार्जर डिवाइजर से डिवाइड करने पे वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर अगर हमारे पास गिवन है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉलर डिवाइजर है अगर मैं इसको डी कह दूं तो हम डायरेक्ट आर डिवाइडेड बाई डी, और रिमाइंडर मतलब जो रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर कितना है मेरे पास 21, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करूं तो आप जानते हैं 4 5 से 20 यानी 1। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो जो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो वो हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारा सिस्टमेटिक वे में, बेसिक्स के साथ हम इसको कर रहे हैं। लेकिन ये हम इसको एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये रिजल्ट केवल तभी वैलिड है जब लार्जर डिवाइजर जो होगा वो इस स्मॉलर डिवाइजर से डिविजिबल हो, और हमारे पास पहले वाले केस में लार्जर डिवाइजर से डिवाइड करने वाले केस में रिमाइंडर गिवन है, तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर को स्मॉलर डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, यानी अगर किसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करते हैं, लीव्स द रिमाइंडर 5। तो वही डिविडेंड, अगर मान लो गिवन नंबर n कह दें तो n को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या कह सकता हूँ, 7 क्यों प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या गिवन है, 5। ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 5। नंबर को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 होगा। व्हेन द डबल ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, मतलब ये जो नंबर है अगर मैं इसका डबल करूं और अगेन उसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो आपने इसको डबल करना है, डबल करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ n इज इक्वल टू 14 क्यूब प्लस 10। और ये कहा गया है कि अब ये जो हमारा डबल वाला नंबर है 2n, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 7 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो लेस देन 7 आएगा, और लेस देन 7 आएगा तो ये जो 10 है इसको मैं लेस देन 7 में कन्वर्ट करना चाहूंगा, और नंबर को मैं 7 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो इसमें से मैं जो 7 का मल्टीपल होगा वो मैं इसमें से आउटसाइड ले लूंगा। और यहाँ से आप देख रहे हो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, 14 क्यूब प्लस 7 प्लस 3, 10 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3, और इसका मतलब यहाँ से मैं 7 कॉमन ले यहाँ से, क्योंकि हमने डिवाइड 7 से करना है, तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 3। और अब आपको देख रहे हो कि 2n को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा, और इसमें मेरे पास जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या होगा 3। ये तो हम सॉल्व करके कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते थे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। जो पहले नंबर गिवन है वो 7 से डिविजिबल है, डिवाइड कर रहे हैं उसको हम, और रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगेन डबल को या ट्रिपल को या 4 टाइम्स को या 5 टाइम्स को के लिए सेम अगर डिवाइजर है, दोनों के केस में डबल ट्रिपल करने के बाद भी और डिवाइजर जो है अगर वो सेम है, तो डायरेक्ट जो रिमाइंडर गिवन होगा हम उस रिमाइंडर को, जैसे डबल के लिए कह रहा है तो रिमाइंडर को डबल कर देंगे, प्राइस ऑफ नंबर होता तो रिमाइंडर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते और 7 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते। तो इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होता डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करना चाहते तो क्या होता, रिक्वायर्ड रिमाइंडर के लिए हम क्या करते, जो रिमाइंडर गिवन है उसका डबल कर देते, ट्वाइस करना है तो डबल, और उसको डी से डिवाइड करते और आर डैश कह लो, जो रिमाइंडर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो क्या होगा। तो 2r का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई डी, डी क्या है 7, और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू 5 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा
3। ध्यान रहे, डबल कहता है तो 2 टाइम्स रिमाइंडर ले लेंगे और उसको डी से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। थ्राइस कहता तो रिमाइंडर को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते। 4 टाइम्स कहता तो रिमाइंडर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक्स के साथ हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें तो इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए सर्टेन डिवाइजर लीव्स द रिमाइंडर 11। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक नंबर है, आगे कह रहे हैं अनदर नंबर, तो पहले मैं ले लेता हूँ नंबर n1 है, n1 को सर्टेन डिवाइजर अगर मैं d से डिवाइड करता हूँ, d और मान लो कोशेंट क्या है q1 है, तो प्लस मेरे पास क्या गिवन है, रिमाइंडर इज 11, रिमाइंडर इज 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास आप देख रहे हो जो d डिवाइजर है और रिमाइंडर 11 है, तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि जो d की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 11 होगी, d इज ग्रेटर देन 11, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा लेस देन डिवाइजर होता है। सेकंड कह रहे हैं अनदर नंबर, ये नंबर था, अनदर नंबर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर लीव्स द रिमाइंडर 8। अनदर नंबर मान लो n2 दूसरा नंबर है, इसको हम सेम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या है 8, तो d से डिवाइड किया और सपोज कोशेंट इज q2 प्लस रिमाइंडर इज गिवन 8, और इसका मतलब यहाँ से हमें पता है कि जो d है वो ग्रेटर देन 8 होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है हमारे पास वो क्या है 8 है, रिमाइंडर इज 8। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी n1 और n2 है, इनका सम क्या होगा n1 प्लस n2, यानी इन दोनों के सम को अगर हम डिवाइड करते हैं बाय द सेम डिवाइजर, अगेन d से डिवाइड कर रहे हैं, देन द रिमाइंडर इज 8, रिमाइंडर इज 8 सॉरी रिमाइंडर इज 6, तो यानी d सेम से डिवाइड कर रहे हैं, तो सपोज क्वोशिएंट इज q3 प्लस रिमाइंडर इज 6, इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो d है वो ग्रेटर देन 6 होगा। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और कहता है फाइंड द डिवाइजर, यानी ये जो d है इस d की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखें कि ये n1 प्लस n2 है, ये n1 n2 की वैल्यू है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 n1 n2 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करें, तो थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा dq1 प्लस 11 प्लस ये n1 की वैल्यू होगी प्लस n2 की वैल्यू क्या है dq2 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n1 प्लस n2 इज इक्वल टू dq3 प्लस 6, यानी n1 और n2 की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन थर्ड में हमने पुट की, और यहां से आप देख रहे हो 11 प्लस 8 19 हो जाएगा, और यहां से d कॉमन लें, dq1 dq2 और dq3 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, d इंटू q1 प्लस q2 माइनस q3 इज इक्वल टू 11 प्लस 8 19 इज इक्वल टू 6 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस 19 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13, d इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री इज इक्वल टू माइनस 13, ये कर सकते थे, या इनको हम उस साइड ले जाते, या इसमें से क्या कर सकते हैं माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा d इंटू क्यू3 माइनस क्यू इज इक्वल टू 13, माइनस साइन से लेफ्ट साइड और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये भी कह सकते थे ये वैल्यूज जो हैं dq1 और dq2 को उस साइड ले जाएं, 6 को यहाँ ले आए, मीनिंग सेम होगा। और यहाँ से आप देख रहे हो मेरे पास क्या है 13 इज इक्वल टू d इंटू क्यू3 माइनस क्यू टू, यानी क्या हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 13 है, तो इसका मतलब क्या होगा d जो है वो 13 को डिवाइड करेगा, d जो है वो 13 को डिवाइड करेगा, या 13 इज डिविजिबल बाई d कह सकते हैं, 13 इज डिविजिबल बाई d, तो इसका मतलब 13 के आपको पता है फैक्टर 1 और 13 होते हैं, तो इसका मतलब d की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है दैट इज 1 और 13, d की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है 1 और 13, लेकिन जो है वो d 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास क्या गिवन है d ग्रेटर देन 6 और 8 या 11 में से ग्रेटर देन 6 आप कह सकते हो, एज d इज ग्रेटर देन 11 आप यूज कर सकते हो,
तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 11। तो इसका मतलब डी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब मेरे पास डी जो है वो क्या होगा, 13। और हमें यही फाइंड आउट करना था कि डिवाइजर क्या होगा। तो डिवाइजर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 13। ऑप्शन बी जो है 13, तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर हमें मीनिंग पता है, फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, सिंपल वे में सॉल्व किया। बस यहाँ जो ये पार्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 13। तो फैक्टर्स ऑफ 13 कहें या 13 इज डिविजिबल बाई डी कहें, 13 इज मल्टीपल ऑफ डी कहें, मीनिंग सबका सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए नंबर n, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ ए नंबर n डिवाइडेड बाई ए प्रॉपर डिवाइजर d, n को d से डिवाइड करते हैं, देन इट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 12। n को अगर हम d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 है। इसका मतलब n इज इक्वल टू, d से डिवाइड करेंगे तो d डिवाइजर फाइंड आउट करना है हमने, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, देन डी डिवाइजर है और उसको डी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 12। और इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या पता चल जाता है कि जो डी है वो ग्रेटर देन 12 होगा। एन को, एक नंबर को डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है 12, एंड द थ्राइस ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर डी, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2। यानी ये जो एन नंबर है, अगर मैं इसका थ्राइस लूं, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें और सेम डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है 2। तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3n इज इक्वल टू 3d³ प्लस 12 इंटू 3 36। लेकिन ध्यान रहे, हमें क्या कहा गया है कि d से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो रिमाइंडर यहाँ हमें वैल्यू क्या है 36, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो इसमें से हम 2 को सेपरेट आउट कर लेंगे। और आपको पता है 36 में 2 को सेपरेट करने के लिए हमें 36 को क्या लिखेंगे, 34 प्लस 2, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3d³ प्लस 34 प्लस 2। लेकिन साथ में हमें क्या कहा गया है कि इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, सेम डिवाइजर डी से, सेम डिवाइजर डी से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब 3n को d से डिवाइड करने की बात आ रही है, तो इसका मतलब, और रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 2 है d से डिवाइड करने से, तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय d होगा। और डिविजिबल बाय d का मतलब क्या होगा कि इस पार्ट में से मैं d को कॉमन ले सकता हूं, यानी अगर इसमें से मैं d को कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 3q, d से d कॉमन लेते हैं तो 3q प्लस 34 अपॉन d प्लस 2 हो जाएगा, यानी 3n इज इक्वल टू दिस। अगेन इफ 4 टाइम्स द सेम डिवाइजर नंबर इज डिवाइडेड बाय d, देन द रिमाइंडर विल, आगे बात क्या कर रहे हैं, उसको 4 टाइम्स को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अभी मैं पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो जो d की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे और उसका 4 टाइम्स लेंगे नंबर का, और उसको हम d से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए देखें, अब यहाँ से हमें पता चलता है 3n इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ से ये जो पार्ट आप देख रहे हो d से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 34 अपॉन d है, 34 अपॉन d, ये हमें क्या मिलेगा, इंटीजर, क्योंकि ये जो वैल्यू है d से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो d है वो 34 को डिवाइड करेगा, या 34 इज डिविजिबल बाई d कह सकते हो, 34 इज डिविजिबल बाई d, 34 इज डिविजिबल बाई d, या ये कह सकते हो 34 इज मल्टीपल ऑफ d। तो इसका मतलब d की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d क्या हो सकती हैं, फैक्टर्स ऑफ 34। d की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, जो 34 के फैक्टर्स होंगे, और 34 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 2, 17 और 34। d के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1, 2, 17 एंड 34। लेकिन हमें पता है कि d क्या है, ग्रेटर देन 12, और d ग्रेटर देन 12 है, तो इसका मतलब d की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती, आइदर d इज 17 और d इज 34। d की जो वैल्यू होगी वो या तो 17 होगी या d की वैल्यू क्या होगी, 34। सो व्हेन d इज इक्वल टू
17। डी अगर 17 है तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इसके लिए आप देखें, यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू 17 पुट करते हैं तो एन इजिकल टू क्या हो जाता है? एन इजिकल टू क्या हो जाएगा? डी इजिकल टू 17 पुट करेंगे तो 17 क्यूब, डी इजिकल टू 17 पुट करेंगे तो 17 क्यूब प्लस 12, ये हमारे पास डी की एन की वैल्यू थी, डी क्यूब प्लस 12। तो डी की वैल्यू 17 पुट करके सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, और फिर डी की वैल्यू 34 पुट करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं रिमाइंडर क्या होगा, वो रिमाइंडर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहले हमें साथ में क्या लेना है? 4 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, यानी ये जो नंबर है इस नंबर का हमें क्या लेना है? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स लेंगे तो क्या होगा? 4n इज इक्वल टू 17 से 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 क्यों कह ले जाए, क्योंकि हमें इसको आगे 17 से डिवाइड भी करना है। 68 क्यूब लिखना चाहें तो 68 क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में 17 कॉमन लेंगे, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा 48। लेकिन अब हमने इस नंबर को 17 से डिवाइड भी करना होगा, तो 17 से डिवाइड करना होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर लेस देन 17 होगा। तो यहाँ से जो 17 का मल्टीपल बनता है, 17 का मल्टीपल वो क्या हो जाएगा? 17 का मल्टीपल 34। तो इसका मतलब 17 इंटू 4 क्यूब प्लस 34 प्लस 14 कह सकते हैं। और इसका मतलब यहाँ से आप देख रहे हो 17 इंटू क्या हो जाएगा? 4 क्यूब प्लस 2 प्लस 14। इसका मतलब यहाँ से आप देख रहे हो, अगर इस 4n नंबर को मैं 17 से डिवाइड करूंगा, 4n को अगर आप 4n को 17 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है ये तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा? 14। 4n को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 14। लेकिन ये तो तब है जब हमने क्या कहा है? डी की वैल्यू 17 है, डी की वैल्यू 17 है। लेकिन आप देख रहे हो डी की वैल्यू 34 भी हो सकती है। तो व्हेन डी इज इक्वल टू 34, अगर डी की वैल्यू 34 है तो डी की वैल्यू 34 होगी, आ जाएगा मेरे पास n इज इक्वल टू 34 क्यूब प्लस 12। इसमें यहाँ डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? डी की वैल्यू 34, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 4n। 4n सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी? 34 इंटू 4 क्यूब प्लस 34, 4 इंटू ये 12 इंटू 4 48, 48 को क्या लिख सकता हूँ? 34 प्लस 14, और यहाँ से 34 कॉमन होगा, 4 क्यूब प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा। और इसका मतलब यहाँ से अगर हम 4n को 34 से डिवाइड करेंगे, 4n को 34 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो 34 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर मेरे पास ये 14, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 14। तो बोथ केस में रिमाइंडर क्या है? 14। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। 14 इज रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या है। इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय ए प्रॉपर डिवाइजर d लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 17, यानी कहने का मतलब क्या है? n को अगर आप n को d से डिवाइड करते हैं, सपोज क्वोशंट q है, तो रिमाइंडर क्या होगा? 17, और साथ में रिमाइंडर 17 है, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि d इज ग्रेटर देन 17, d की वैल्यू जो होगी वो 17 से ग्रेटर होगी। एंड इफ 5 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर वी गेट 13 एज ए रिमाइंडर, यानी सेम नंबर को 5 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर वी गेट 13 एज ए रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ? n को अगर हम d से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट हम यहाँ q1 सपोज कर लेते हैं, और इसका जो 5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा? 5n इज इक्वल टू 5d q1 प्लस q लेने चाहिए d, इसको q ले लें यहाँ से, d q प्लस 17 है, तो 5 टाइम्स क्या होगा? 5n इज इक्वल टू क्या होगा? 5d q प्लस 85, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ द 5 टाइम्स ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर वी गेट 13 एज ए रिमाइंडर। अब क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या होगा? 13, तो 13 रिमाइंडर होगा। इसका मतलब 85 में से आप 13 को सेपरेट आउट कर सकते हो,
तो क्या हो जाएगा 5d³ प्लस 13 सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 13। और किससे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, सेम डिवाइजर से। तो सेम डिवाइजर से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इसमें से आपको d कॉमन मिलेगा, मतलब ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई d। अगर ये पार्ट डिविजिबल बाई d होगा तभी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 13। तो इसका मतलब इजिकल टू में क्या कह सकता हूँ, d कॉमन 5³ प्लस 72 अपॉन d प्लस 13। और d कॉमन होगा तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये कंप्लीट मेरे पास एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 72 बाई डी है, यहाँ से जो 72 बाई डी आप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होगा 72 इज मल्टीपल ऑफ डी, 72 इज मल्टीपल ऑफ डी, 72 इज मल्टीपल ऑफ डी, या क्या कह सकते हो d इज डिविजिबल बाई 72। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिवाइजर। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 72 इज मल्टीपल ऑफ डी, तो डी की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी क्या होंगी, जो इस 72 के फैक्टर्स होंगे। और 72 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 जो है वो भी 72 को डिवाइड करता है, 3 4 6 8 9। एक और चीज देखिए आप यहाँ, अब जैसे मैंने इनको तो डिवाइड करके देखा 72 से, लेकिन अब मुझे यहाँ पता है 8 इंटू 9 72 आ गया। तो इससे आगे वाले जो फैक्टर्स देखने हैं हमें, अगर हम चाहें तो 10 11 12 करके फैक्टर देखें, या मुझे ये पता है 8 9 या 72 होता है, तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया ना। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 6 इंटू क्या करूँ कि 72 हो, 6 इंटू 12 यानी 12 आ जाएगा। 4 इंटू क्या करें कि 4 से मल्टीप्लाई करें और वो 72 हो जाए, तो वो क्या होता है 18, यानी 18 इंटू 4 72। 3 है तो 3 इंटू 24 72। 2 है 2 इंटू 36 72। 1 इंटू 72 72। तो आगे वाले जो फैक्टर्स हैं जैसे ही उनका प्रोडक्ट जो हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसके नंबर के इक्वल आ जाते हैं, तो रिवर्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म से भी आप उसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है डी की, इनको हम काउंट कर लेंगे जल्दी जल्दी कितने हैं और वो आंसर हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास गिवन है डी जो है, बट क्या गिवन है, डी इज ग्रेटर देन 70, डी इज ग्रेटर देन 70। तो इसका मतलब क्या हुआ 17 से ग्रेटर ये 4 नंबर्स हैं, डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 18 24 36 और 70। केवल ये पॉसिबिलिटीज होंगी जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और नंबर में कितनी होंगी 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो 4 पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a number divided by 6 gives a number which is 7 more than the remainder obtained by dividing, मतलब पहले तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं कि इसके लिए रिमाइंडर क्या कहेंगे हम, रिमाइंडर बाय द सेम नंबर बाय 31। यानी सपोज नंबर n है और इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करता हूँ, n को 31 से डिवाइड करते हैं यानी n इज इक्वल टू 31 क्यू प्लस रिमाइंडर आएगा, सपोज रिमाइंडर r है, सपोज जो रिमाइंडर होगा वो क्या है r, r रिमाइंडर है। तो ये तो अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कि 31 से डिवाइड किया। सेकंड यहाँ जो गिवन था हमारे पास नंबर डिवाइडेड बाय 6, यानी अगर ये जो नंबर है n, अगर ये नंबर n है इसको मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूँ, n डिवाइडेड बाय 6 गिव्स ए नंबर, नंबर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है n इज डिविजिबल बाय 6। और जो नंबर हमारे पास आएगा वो नंबर क्या होगा, जो यहाँ हमारे पास कोशेंट आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कोशेंट के बारे में क्या कह रहे हैं, इज 7 मोर देन द रिमाइंडर, जो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आएगा 7 मोर देन द रिमाइंडर, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी 7 प्लस r। तो यानी यहाँ से आप देख रहे हो इसका मतलब इसमें जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो क्या होगा g। जो फर्स्ट लाइन है उसका मतलब क्या है
कि n को 6 से डिवाइड करते हैं तो नंबर देता है, गिव्स ए नंबर दिस, और वो नंबर क्या होगा 7 मोर देन द रिमाइंडर। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास आप देख रहे हो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर 0 होगा, यानी 6 इंटू 7 प्लस r, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से अब हम सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर, यानी n की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो वो n की लिस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये इक्वेशंस से आप देख रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 31 क्यू प्लस r इज इक्वल टू 6 इंटू 7 42 प्लस 6r होगा, और इसका मतलब 6r लेफ्ट साइड में आएगा, तो 31 क्यू माइनस 5r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42। 31 क्यू माइनस 5r इज इक्वल टू क्या होगा 42, और यहाँ से आप सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे कि वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए देखें, हमें साथ में क्या कहा गया कि n की लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू। तो n की मिनिमम वैल्यू किससे आएगी कि क्यू की मेरे पास क्या हो मिनिमम वैल्यू। तो क्यू की मिनिमम वैल्यू के लिए अगर सपोज करें, अगर इसमें हम क्यू की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो आप देखते हो क्या होता है 31 राइट साइड पे जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा -5r इज इक्वल टू 11, और r की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 11 अपॉन -5 होगी, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यू की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाता है 31 इंटू 2 62, तो 62 माइनस 5r इज इक्वल टू 42, और सॉल्व करेंगे तो 5r इज इक्वल टू 20 और r इज इक्वल टू 4, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 4। मिनिमम वैल्यू के लिए क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू 2 हो जाएगी, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू 2 आ जाएगी मेरे पास। तो r की वैल्यू क्या होगी 4। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या कह सकते हो, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 इंटू 2 प्लस r इज 4, यानी 62 प्लस 4 66। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या आ जाएगा 62, सॉरी 66। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 66। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय n1, n नंबर को n1 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, n इज इक्वल टू n1, सपोज क्वोशंट q1 है, तो लीव्स द रिमाइंडर 11, यानी प्लस क्या होगा 11, और इसका मतलब मुझे यहाँ से पता है डिवाइजर मेरे पास n1 है और रिमाइंडर 11 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से पता है कि जो n1 है वो मेरे पास क्या होगा, n1 इज ग्रेटर देन 11 होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय n2, यानी n को अगर n2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है 3, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा n2 q2, सपोज क्वोशंट इज q2 एंड रिमाइंडर इज 3, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि n2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 होगी। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, और यहाँ से आप सॉल्व करके क्या कह रहे हैं, वेयर n1 एंड n2 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जब डिवाइजर है तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं वैसे तो, इफ n1 डिवाइडेड बाय n2, यानी n1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या है 7/6, तो देन द फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन सेम होंगी, n1 q1 प्लस 11 इज इक्वल टू n2 q2 प्लस 3, 11 है, सपोज करें 3 यहाँ आ जाए और ये वहां चला जाए, यानी n2 q2 माइनस n1 q1 इज इक्वल टू क्या होगा 8। और यहाँ से आप देखें, इसमें हम n1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, n1 इज इक्वल टू 7/6 इंटू n2, यहाँ से आप n2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या करेंगे n2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ की क्या गिवन है, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है n1 इज ग्रेटर देन 11, n2 इज ग्रेटर देन 3,
तो जो N2 की यहाँ से अगर हम N1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ अगर N1 की वैल्यू पुट करेंगे तो N2 की वैल्यूज आएंगी, तो N2 की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो ग्रेटर देन 3 हो सकती हैं, तो वो मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी, उनको सॉल्व करने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से N2 की वैल्यू पुट करता हूँ, इसमें मैं यहाँ से N2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो जो N1 की वैल्यू आएंगी जो ग्रेटर देन 11 होंगी, केवल हमारे पास वही पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो इसमें हम यहाँ N2 की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से आप देख रहे हो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/7 N1। N2 इज इक्वल टू क्या होगा 6/7 N1। तो इसका मतलब यहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ 6/7 N1 Q2 माइनस N1 Q1 इज इक्वल टू 8, और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और N1 को कॉमन ले सकते हो। N1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q2 माइनस 7 Q1 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 56 हो जाएगा, 7 इंटू 8 56 होगा। और यहाँ से आप देख रहे हो N1 इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू 56, यानी ये आप देख रहे हो ये दोनों क्या हैं फैक्टर्स ऑफ 56, क्योंकि ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। Q1 Q2 कोशेंट्स हैं, कोशेंट्स क्या होंगे इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 56 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा N1 इज फैक्टर ऑफ 56, N1 इज फैक्टर ऑफ 56। तो जो N1 की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, N1 की पॉसिबल वैल्यूज वो क्या होंगी फैक्टर्स ऑफ 56, और 56 के फैक्टर्स आपको पता है 1 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से, जब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से हो ही नहीं सकता, 8 8 7 जा 56 8 7 जा 56 होते हैं, 7 भी होगा, 7 8 और 8 इंटू 7 56 हो गया। तो आगे वाले फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो 4 इंटू क्या करेंगे कि 56 हो, 4 इंटू क्या होता है 14, 2 इंटू 28 एंड 1 इंटू 56। तो ये N1 की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। बट हमारे पास क्या गिवन है, बट N1 इज ग्रेटर देन 11। तो N1 इज ग्रेटर देन 11, तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी N1 की, तो N1 की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या होगी 14 28 56, N1 की वैल्यू क्या होगी। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। N2 क्या है 6/7 N1, तो इसका मतलब N2 की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 14 इंटू 6/7, 28 इंटू 6/7, 56 इंटू 6/7, यानी 2 से कैंसिल होगा 2 2 इंटू 6 12, 7 4 जा 4 इंटू 6 24, 7 8 जा 56, 8 इंटू 6 48। तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू होगी, लेकिन N1 की वैल्यू 14 है तो N2 की वैल्यू क्या है 12, और हमें फाइंड आउट क्या करना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 14 प्लस 12 होगी, या क्या होगी 28 प्लस 24, और क्या हो सकती है 56 प्लस 48, 56 प्लस 48। तो इनको ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, क्योंकि यहाँ हमारे पास N1 प्लस N2 की 3 पॉसिबिलिटीज हैं 26 104 52 और कांट बी डिटरमाइंड। तो इसका मतलब 3 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा डी, कांट बी डिटरमाइंड यूनिकली, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an ascending series of numbers satisfies the following conditions। following conditions में क्या है फर्स्ट कंडीशन when divided by 3 4 और 5, यानी अगर किसी नंबर को 3 4 और 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा लीव ए रिमाइंडर ऑफ 2। अगेन कह रहे हैं कि अगर उसी नंबर को हम 11 से डिवाइड करते हैं when divided by 11 नंबर लीव्स नो रिमाइंडर, इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, नंबर इज डिविजिबल बाई 11। फाइंड द फोर्थ नंबर ऑफ द सीरीज, उस सीरीज में फोर्थ नंबर क्या होगा। तो
तो वैसे तो अगर ये चेक करना चाहें तो देख लो, अगर ये 11 से डिविजिबल ना हो तो वो तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है बाई चांस सभी नंबर डिविजिबल बाई 11 हो। तो फोर्थ नंबर जो होगा इस सीरीज में, इस टाइप की जो पॉसिबिलिटीज होंगी, उस पॉसिबिलिटी की सीरीज में जो फोर्थ नंबर होगा वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या होगा। तो इसके लिए देखें, अगर किसी नंबर n को 3, 4 और 5 से डिवाइड करना है, तो आप देख रहे हो 3, 4 और 5 जो है वो को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3, 4 और 5 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो नंबर क्या होगा, जो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। वैसे को प्राइम है तो इनका मल्टीपल भी कह सकते हैं हम, अदरवाइज हम क्या करते, इनका एलसीएम फाइंड आउट करते। तो इसका मतलब 3, 4 और 5 है, अगर आप 3, 4 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करें, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5, तो वो क्या हो जाता है 60। इसका मतलब नंबर को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 2। तो इसका मतलब मान लो सपोज नंबर क्या है n, और इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, यानी 60 इंटू कोशेंट इज सपोज 60 इंटू कोशेंट इज Q1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 2, ये हमारी क्या आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या करें, व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स नो रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसी n को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, यानी 11 इंटू Q2, तो रिमाइंडर नहीं होगा, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ से हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्या वैल्यू होगी। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं, 60 Q1 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 Q2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कि Q1 और Q2 की वैल्यूज क्या पुट करें। तो उसके लिए आप देख रहे हो कि अगर Q1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 2 62, तो 62 तो 11 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका मतलब Q1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। Q2 इज इक्वल टू 2 कहें, Q2 इज इक्वल टू 2 कहें, तो Q2 की वैल्यू 2 कहेंगे तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 2 122, और 122 जो होगा 122, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 11 नहीं होगा। Q1 की वैल्यू 2 कहते हैं तो Q1 की वैल्यू 2 कहेंगे तो ये आएगा। Q1 की वैल्यू 3 कहते हैं तो इज नॉट इक्वल टू 11 Q2 हो जाएगा। 3 कहेंगे तो 3 से क्या होगा 180 प्लस 2 182, और 182 भी जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं होगा। 11 के मल्टीपल का मतलब सिंपल ये भी देख सकते हो, इन दोनों को ऐड करो और इवन इवन डिजिट्स का, इवन प्लेस का सम और ऑड प्लस का सम का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। Q1 इज इक्वल टू अगर 4 पुट करते हो तो 4 पुट करने से क्या हो जाएगा 240, 240 प्लस 2 242, और 242 जो है वो 11 का मल्टीपल होता है। तो 11 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 11 2 जा 22, और इसका मतलब यहाँ से मेरे पास Q2 की जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है 4। तो Q1 इज इक्वल टू 4 है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर वो मेरे पास क्या हो जाएगा 60 इंटू 4 प्लस 2, 60 इंटू 4 प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा 242। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया 242, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है फोर्थ नंबर। तो इसके लिए आप जनरल टर्म लिखना चाहें, जनरल टर्म, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक तो 242 है ही हमारे पास, लेकिन आप देख रहे हो एक हमारे पास 60 है और एक हमारे पास 11 है। तो आपको पता है कि 60 और 11 का एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम ऑफ 60 एंड 11, तो आप जानते हैं वो क्या आएगा 660, क्या आएगा 660। तो इसका मतलब जो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है 660 के प्लस जो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आया था 242, और के की जो वैल्यू है वो यहाँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब जिनसे हम डिवाइस कर रहे हैं, जो डिवाइजर है उन डिवाइजर्स का एलसीएम लो, उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 242। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट हमने लिया है, ये क्यों लिया है, क्योंकि इस पार्ट में आप देख रहे हो कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ तो ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और इसी वे में 11 Q2 वाला पार्ट है, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो जनरल फॉर्म बनती है वो कैसे बनती है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लें, और जनरल टर्म के लिए क्या कहते हैं, जो ये डिवाइजर्स थे उन डिवाइजर्स का एलसीएम लें, उस एलसीएम का के टाइम्स प्लस जो हमारे पास पहले स्मॉलेस्ट नंबर आया है वो ऐसे नंबर्स होंगे जो हमारी इन गिवन कंडीशंस को
सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए अब आपके पास ये जो पार्ट है सिंप्लीफाई हो जाता है जनरल टर्म से। आप यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या कहा गया है, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए 0 पुट करना होता है, सेकंड टर्म के लिए 1, तो फोर्थ टर्म के लिए हम यहाँ इसमें क्या पुट करेंगे, k इज इक्वल टू 3। तो जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, 660 इंटू 3 प्लस 242, यानी 300, 3 6 या 18, 18 प्लस 1 19 प्लस 242 ऐड करेंगे तो 2, 4 एंड 8 12, 19 टू 21 प्लस 1 22। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2222, बड़ा अच्छा आंसर है 2222। तो फोर्थ टर्म क्या होगी, 2222। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।